यहाँ पे देखिए हमारे पास फिगर 26.4, इसमें हमारे पास क्या है कि जो इंटीग्रल 26.8 था हमारे पास, ये लास्ट में हमारे पास स्लाइड 16 में इंटीग्रल 26.8। तो यहाँ पे देखें, द इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द कूलम इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाई ए स्क्वायर इन द कूलम फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हमें न्यूक्लियस ए, तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कूलम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें आपके पास यहाँ पे जो है न्यूक्लियस बी की वजह से जो कूलम इफेक्ट है ये आपके पास यहाँ पे है। तो बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, फाई ए स्क्वायर है। द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन शेडेड एरिया, जो आपके पास पॉसिबल लोकेशन है इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ पे होगी। और दूसरा जो फुल एनर्जी कर्व आपके पास यहाँ पे नजर आ रही है, ये नीचे आपके पास माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बी ये बेसिकली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज इन द कूलम फील्ड ऑफ न्यूक्लियस बी। ये न्यूक्लियस बी के कूलम फील्ड में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर बी। आर बी जो है उससे न्यूक्लियस बी से जो है डिस्टेंस है। या अब हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटीग्रल को एट ईच पॉइंट इन द स्पेस वैल्यू ऑफ फाई ए स्क्वायर, तो हम इसे बेसिकली क्या हो गया, हम अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, अगर इंटीग्रल को जो हमारे पास 26.8 में है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो फाई बी की इंटरेक्शन होगी इसके साथ, न्यूक्लियस बी की इंटरेक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ। ये 26.9 आपके पास इक्वेशन नंबर है स्लाइड नंबर 16 पे। यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्शियल इन द स्टेट ऑफ न्यूक्लियस ए एंड इन द रीजन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस ए, और पार्शियली जो है इन द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस बी है, दोनों में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो आपके पास स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इस इंटीग्रल में तीन फंक्शंस आपके पास आ गए, फाई ए आ गया, फाई बी आ गया, और दूसरा ये आपके पास आ गया माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। ये हमारे पास टोटल जो इंटीग्रल हम प्लॉट करेंगे हम उसे इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। तीन फंक्शंस यहाँ पे ऑकर हैं। इसमें फाई ए और फाई बी, फाई ए और फाई बी जो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है उसे यहाँ पे शेडेड एरिया से दिखा दिए गए। ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस ए इस रीजन में, ये वो रीजन है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कर सकता है, जो कि न्यूक्लियस ए की भी इस इंटरेक्शन में होगा और न्यूक्लियस बी की भी इंटरेक्शन में होगा। जो आपके पास ये आ रहे हैं ना ये एक्सचेंज डेंसिटी आपके पास आई थी फाई ए फाई बी, या फाई ए फाई बी जो एक्सचेंज डेंसिटी है वो बेसिकली हमारे पास ये रीजन होगा, जो हमारे पास ये शेडेड एरिया दरम्यान में ए और बी के दरम्यान में। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम 26.6 को फाई ए से मल्टीप्लाई करें, वालेकुम सलाम, कैसे हैं?
सॉरी स्टूडेंट्स आ गए थे फिर के। असल में शेडेड एरिया वो एरिया है ना जहाँ पे आप हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, क्योंकि दोनों में पॉसिबिलिटी है। जो आपके पास 26.4 है, इसमें ये सिर्फ ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस ए के इंटरेक्शन में है, तो सिर्फ जहाँ पे होगा उसकी जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास ये फाई ए स्क्वायर है। और जो फिगर 26.5 है, यहाँ पे देखें जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप देखें ना, हमने लास्ट स्लाइड में किया भी था कि ये हमारे पास जो एक्सचेंज डेंसिटी है आपके पास फाई ए फाई बी है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन आपका। अब ये सूरत हाल जो आपने अभी तक जो स्टडी किया स्लाइड नंबर 16 और 17, ये हमने कब किया? जब हमने 26 इक्वेशन 26.6 को हमने फाई ए से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इक्वेशन 26.6 को इसको अगर हम फाई ए की बजाय फाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सिचुएशन, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी, सिर्फ जो है इनकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि फाई ए की बजाय फाई बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स उसी तरह आएंगे जिस तरह 26.8 और 26.9 हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, बिल्कुल उसी तरह आएंगी यहाँ पे। लेकिन उसमें थोड़ा सा यह है कि सिर्फ क्या होगा कि इंडिसेस जो है ए और बी वापस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, बस सिर्फ ये फर्क पड़ेगा। इंडिसेस ए और बी, तो जो बिल्कुल नए इंटेग्रल्स आएंगे वो भी बिल्कुल ओल्ड इंटेग्रल जो हमने ले चुके हैं उन्हीं की तरह होंगे। अगर हम इन टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, if we collect all terms resulting from multiplying phi a and integrating, इनको आप इकट्ठा करें सी डी को, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी ये अब हमारे पास ये आ जाएंगी माइनस डेल ई प्लस सी इंटू सी वन प्लस माइनस डेल ई डॉट एस प्लस डी इंटू सी टू। ये देखें आपने वैल्यूज बेसिकली हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ये पोर्शन यहाँ पे ये वैल्यूज पुट किए हैं। देखिए ना, हमने ये वैल्यूज ली थी उस वक्त, मैंने बताया था कि हम सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हम ये छोड़े माइनस डेल ई, हम सिर्फ इसके लिए ले रहे थे ना, जो आपके पास इंट्रैक्शन आ रही है। जब ये वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल प्लस सी सी वन फाई ए के लिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस डेल ई डॉट एस प्लस डी सी टू, और जब फाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को, और जो इंटीग्रल्स की वैल्यूज आपके पास आएंगी बिल्कुल सेम इसी तरह होंगी, तो जब उनको आप 26.6 इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ये थोड़ा सा पेपर वर्क आप कर लीजिएगा, सिंपल सा है। आपने क्या किया है कि आपने 26.6 को फाई ए से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन 26.8 और 26.9 आपके पास आ गई, ये है। जब उन्हें वापस 26 में आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आएंगी, और जब फाई बी से इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी उन्हें आप सिंप्लीफाई करके जब 6 में वापस पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ये सर। सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? हमने सिर्फ सिंपल अलजेब्रा यूज करना है, और हेलो, C1 कोएफिशिएंट्स जो है हमारे C1 और C2 उनके लिए हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो ये हो जाएगा माइनस डेल ई प्लस सी होल स्क्वायर माइनस डेल ई डॉट एस प्लस डी होल स्क्वायर। सर आपको आवाज आ इस रही तरह है? आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू सी प्लस माइनस डी। ये बेसिकली आपके पास जो प्लस माइनस आ रहा है ये क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ई स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन 26.12 है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है फॉर एनर्जी शिफ्ट डेल्टा ई। अब डेल्टा ई हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये एनर्जी शिफ्ट हो कहाँ से रहा है? एनर्जी शिफ्ट बेसिकली ये आपके पास आ रहा है ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट के लिए, तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस डेल्टा ई, यानी जब इंटरेक्शन हो रही है, जब ग्राउंड लेवल की जब इंटरेक्शन की कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके सिर्फ एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में था, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस ए या न्यूक्लियस बी में,
तो उसकी एनर्जी हमने स्टार्ट में फाइंड की थी, वो क्या आई थी, ई नॉट आई थी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस ए के इंटरेक्शन के साथ है या सिर्फ न्यूक्लियस बी के इंटरेक्शन के साथ, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ई नॉट होगी। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हम उसके क्लोज लाते हैं, सॉरी सेकंड न्यूक्लियस उसके करीब लाते हैं, तो हमारे पास दोनों न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में जब होगा तो डेल्टा ई प्लस ये एनर्जी है वो इसमें एनर्जी शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे आप डेल्टा ई की वैल्यू पुट करें, आपके पास दो पॉसिबल साइन है यहाँ पे, याद रखना है कि प्लस और माइनस ये स्क्वायर रूट वजह से आ रहे हैं। अगर हम अपर साइन यूज करते हैं यानी प्लस का साइन यूज करते हैं तो हमारे पास जो ये डेल्टा ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ रही है ना, हम इसे क्वेश्चन 26.12 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। और ये 12 इक्वेशन इटसेल्फ कहाँ से आई है, ये हमने 10 और 11 को अब सिंप्लीफाई किया है, C1 और C2 हमने यहाँ से रिमूव किए हैं अलजेब्रिक मेथड से। जब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर आप जो इसके लिए प्लस और माइनस साइन दोनों के लिए आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस ई की वैल्यू के लिए आपके पास C2 और C1 आपस में अपोजिट साइन के साथ होंगे, दैट विल बी इक्वल टू -C। इन दिस केस हमारे पास जब C, ये देखिएगा जब दो कांस्टेंट्स जो हैं C2 अपोजिट है -C1 के माइनस साइन के साथ, तो हमारे पास जो वेव फंक्शन बनेगा हमारे पास क्या होगा, C विल बी इक्वल टू C phi A माइनस phi B, यानी इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव लेंगे C2 इज इक्वल टू C1, फिर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट होगी, वो प्लस हो जाएगा। सो कांस्टेंट C स्टिल हैज टू डिटरमाइन। अभी देखिए हमने C2 और C1 को C में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन C अभी भी अननोन है। कैन बी डिटरमाइंड थ्रू नॉर्मलाइजेशन ऑफ टोटल वेव फंक्शन। जब C आपने वेव फंक्शन को इसमें ले लिया है, C2 और C1 को C की इक्वल ले लिया, तब वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन से आप C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में वहां पे कर चुके हैं। अब अगर आप लोअर साइन लेते हैं तो फिर आपके पास क्या है, C2 इज इक्वल टू C1 के, जब ये दोनों इक्वल होंगे फिर टोटल वेव फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C इंटू phi A प्लस phi B। C इक्वल टू C इंटू phi A प्लस phi B। अब यहाँ पे ये देखिएगा हमने जब इसे प्लॉट किया है तो जो साई प्लस से आपके पास इज इक्वल टू phi A प्लस phi B, तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, दोनों वेव फंक्शन जो आपके पास सम है, आपके पास ये सूरज जो आपके पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। साई प्लस इज इक्वल टू phi A प्लस phi B, दिस इज अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन साई प्लस which is formed by the superposition of both wave function phi A and phi B। क्योंकि ये दोनों जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी सुपरपोजिशन की वजह से आपके पास जो नेट आपके पास वेव फंक्शन आ रहा है, दैट इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन बिटवीन। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑक्यूपेशन है या इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ इस राइट साइड फिगर बी में भी देख लें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस हैं जो ज्यादा शेडेड एरिया से इनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, जब ये अपोजिट साइन आता है psi A माइनस phi B, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें तो हमारे पास एक एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन प्रोड्यूस होगा। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो दोनों वेव फंक्शन का क्या है, डिफरेंस से आएगा phi A माइनस phi B की वजह से। और अब यहाँ पे देख लें दोनों न्यूक्लियस के दरमियान इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ना होने के बराबर है, बिल्कुल जीरो कह सकते हैं आप। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बोथ न्यूक्लियस, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो अब ये कह सकते हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, ये एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन है, और जो हमारे पास जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन था ये बॉन्डिंग सिचुएशन होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में।
तो ये बॉन्डिंग सिचुएशन है और दूसरी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन किया गया है। इन द केस ऑफ एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन द एनर्जी इज इंक्रीज्ड। एंटीसिमेट्रिक में याद रखिए एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो एंटी बॉन्डिंग स्टेट होगी। अब हमने देखना है, ये तो अब तक वो चीज थी जब तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ हमने इंटरेक्शन को कंसिडर किया है। हमने न्यूक्लियस की आपस में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उसको हमने कंसिडर नहीं किया। आपको याद होगा, हाँ बिल्कुल, एंटीसिमेट्रिक में मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग होगी। और हाँ, एंटी बॉन्डिंग ये है कि आपस में इलेक्ट्रॉन्स की उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये ऐसा आपका सवाल है कि एंटी बॉन्डिंग स्टेट का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होगा, दो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड नहीं होगा। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन ए या बी के साथ अटैच होगा। लाइक ये सूरत हाल उस वक्त की है जो अब तक हमने डिस्कस की है, पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी, कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हमने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन देखी है, लेकिन आपने ओवरऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब उसे लेना है, जब आपने उसे ओवरऑल हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन में आपने जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन को स्टडी करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन की एनर्जी को देखना है, तो फिर हमें जो है